हेलो एवरीवन, वापस से सबका वेलकम है। आई नो बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं एंड और टॉपिक भी आज बायो का नहीं है, एक्चुअली केमिस्ट्री का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की शुरुआत करने जा रही हूँ मैं 12th क्लास के चैप्टर की एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि ये अगर हम बात करें नेचुरल वाइज में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही मेजर कंपोनेंट है फैटी एसिड्स का। लाइक तो फैटी एसिड्स का हम सबने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, अगर हम सबने बायो पढ़ी हुई है तो उसके अंदर हमें पता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कंपोनेंट होता है जो कि फिर ग्लिसरॉल के साथ एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली होते क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें एक वैलेंसी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यानी OH ग्रुप। एंड जो लास्ट वैलेंसी है, इसकी फोर्थ वैलेंसी जो है कार्बन की, वो हाइड्रोजन और या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो हाइड्रोजन अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा तो हमारे पास कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा? फर्स्ट मेंबर आया कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि हमारे पास है मेथनोइक एसिड। तो ये हमारे पास मेथनोइक एसिड, इसका IUPAC नेम है। एंड अगर कॉमन नेमिंग देखी जाए तो मेथनोइक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉर्मिक एसिड जनरली जो रेड आंट्स होती हैं उनसे डिराइव किया जाता है, तो फॉर्मिका मतलब ही आंट, तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड इसको बोल देते हैं। तो कॉमन नेमिंग तो जनरली हमें कोई भी नहीं बोलता, एग्जाम के अंदर हमें हमेशा IUPAC नेमिंग से ही लेना देना होता है। बट कभी कभी कुछ कुछ कंपाउंड जो होते हैं ना, उनके अंदर कॉमन नेमिंग कुछ ज्यादा ही यूज हो रखी है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड है, ये बहुत ज्यादा यूज हो रखा है हमारे पास मेथनोइक एसिड के कंपैरिजन में। एंड सिमिलरली अगर एल्काइल ग्रुप में बात की जाए तो जो फर्स्ट मेंबर एल्काइल ग्रुप को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी यानी CH3। तो CH3COOH हमारे पास क्या है? अगर मैं साइंटिफिक IUPAC नेमिंग की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास इथेनोइक एसिड। एथ क्योंकि दो कार्बन है, एन क्योंकि ये एल्केन है हमारे पास, यानी सभी के सभी सैचुरेटेड है। एंड ओइक एसिड क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए एथेनोइक एसिड। बट इसका भी हमारे पास कॉमन नेमिंग बहुत ज्यादा यूज है, तो एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड तो मेरे अकॉर्डिंग सबको ही पता है हमारे पास कि एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये इसको हम विनेगर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ कुछ कॉमन नेमिंग चलती हैं, बट हम कॉमन नेमिंग के ऊपर नहीं जाएंगे। तो IUPAC नेमिंग के अंदर बस मैं बता देती हूँ कि IUPAC नेमिंग वैसे ये सब हम सब ने 10th में भी पढ़ा हुआ है और 11th में भी पढ़कर आते हैं। तो IUPAC नेमिंग जब भी हम करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम सफिक्स यूज करते हैं, किसका? ओइक एसिड का, राइट। और अब तक में हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं 12th में, लाइक हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स पढ़ लिए, तो यानी एल्काइल कंटेनिंग पढ़ा हमने। उसके बाद अल्कोहल यानी OH ग्रुप कंटेनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एल्डिहाइड CHO पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कीटोन पढ़ा, यानी इधर भी एल्काइल ग्रुप इधर भी एल्काइल ग्रुप एंड बीच में CO यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इन सब में अगर बात की जाए तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमेशा ही सबसे ज्यादा ऊपर रहता है प्रेफरेंस ऑर्डर में। तो इसीलिए नेमिंग हमेशा इसके अकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए हमेशा जब भी किसी चेन के अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हमें दिखें तो और हमें उसमें एक कार्बोनल ग्रुप भी, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिख रहा हो, तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब कुछ चीजें कॉमन सेंस की हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, हमें उसमें पता है कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप है एक वैलेंसी पर। तो यानी इसकी सिर्फ एक ही वैलेंसी फ्री है, जो कि ये किसी के साथ कंबाइन कर सकता है हमारे पास, है ना, किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ। इसका मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन होगा, ये फर्दर किसी एक ही कार्बन से अटैच हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये हमेशा ही कैसे होते हैं? प्राइमरी इन नेचर होते हैं। कभी भी सेकेंडरी टर्शरी जैसे अल्कोहल वगैरह में हम बात कर सकते थे कि अल्कोहल हमेशा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। ऐसे ही हेलो एल्केन में भी हमने बात की थी, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमेशा प्राइमरी मिलेंगे, कभी भी सेकेंडरी या टर्शरी नहीं मिलेंगे, जस्ट लाइक
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी हमारे पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी होते थे एंड कीटोन हमेशा हमारे पास सेकेंडरी होते थे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी हमारे पास ये कॉमन चीज है कि ये हमेशा ही हमें प्राइमरी मिलेंगे, सेकेंडरी एंड टर्शरी नहीं मिलते, राइट। अब जैसा कि हम बाकी ग्रुप्स में पढ़ चुके हैं तो उसी तरह हमें यहाँ पर भी इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका वो देखना है, प्रिपरेशन देखनी है एंड इसका वो प्रॉपर्टीज देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बोनल ग्रुप के अंदर कार्बन की एक वैलेंसी पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक वैलेंसी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक वैलेंसी इसकी खाली है जो कि किसी एल्काइल ग्रुप से कंबाइन होने वाला है, राइट। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, राइट। अब जो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है किसके ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आया, कार्बन, जो मैं कलर चेंज नहीं करती हूँ यहाँ पर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो हमें, राइट। तो हमारे पास कार्बन था, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन बचा, ये कुछ इस तरह से था। अब इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट जो हुई उसकी वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड फाइनली 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए, राइट। और इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब इतनी ये जो हमारे पास हुआ फिनोमेना, ये हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी देखा होगा, राइट। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई है बट मैं कोशिश करूंगी इस पर बनाने की। अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। तो हमारे पास कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एल्डिहाइड एंड कीटोन में तो वापस इसी इलेक्ट्रॉन के वापस आने से रिलाइव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये जो ऑक्सीजन था हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, इसके पास भी हमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, राइट। तो हमारे पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर पड़े हुए हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन में ड्यू टू रेजोनेंस एंड फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, कार्बन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये था, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये भी था, हाइड्रोजन भी था, इसके ऊपर फाइनली हमारे पास विद नेगेटिव चार्ज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं एंड यहाँ से क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, राइट। अब ऑक्सीजन है तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर आता नेगेटिव चार्ज, बट कार्बन पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो चुके हैं जिसकी वजह से कार्बन पे अब कोई भी चार्ज नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हमें यहाँ पर अच्छा खासा रेजोनेटिंग फिनोमेना दिख रहा है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर वापस से ऊपर जा सकता है, राइट। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। उस रेजोनेंस की वजह से क्या हो रही है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कार्बन है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज डिक्रीज, राइट। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट ना होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर इस ऑक्सीजन की जगह पर कोई और ग्रुप होता जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये एज इट इज बना रहता एंड देन ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करता है एंड किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन सीक कर रहा होता है, उसका अटैक हो जाता है इजिली। लेकिन अभी इस कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज को रिलाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए और अब इस कार्बन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर भी नहीं है। तो इसीलिए जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं
एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनके अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन अच्छा खासा मेंटेन था, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक ही ग्रुप प्रेजेंट था, कोई रेजोनेटिंग ग्रुप नहीं था साथ में। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसमें जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो चुकी है। रीजन क्या है डिक्रीज होने का? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, राइट। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर हुई है तो दोबारा से इस चीज को सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं प्रिपरेशन। मैंने नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट स्किप किया है, क्योंकि आई थिंक नॉमेनक्लेचर सबको आता है, अगर फिर भी नहीं आता होगा तो फिर मैं बता दूंगी बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की। तो जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अभी मैंने बोला कि भाई प्राइमरी ग्रुप होता है ना, तो इसीलिए हम सबसे पहले प्रिपरेशन किससे करवा रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से करवा रहे हैं, राइट। तो हमें पता है भाई अल्कोहल जो है वो OH कंटेनिंग कंपाउंड है, एल्डिहाइड CHO कंटेनिंग कंपाउंड है। यानी अगर मुझे इन दोनों से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? इनकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, अच्छी खासी ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो मेरे पास आराम से कार्बोक्सिलिक ग्रुप तैयार हो जाएगा। यानी कोई सा भी हम अल्कोहल ले, RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है मेरे पास, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करवाई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, या फिर हमने पढ़ा हुआ एसिडिक K2Cr2O7, यानी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों की ही प्रेजेंस में जब हम एल्कलाइन अगर KMnO4 हम यूज करेंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर फर्दर हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ेगी, राइट। तो एल्कलाइन KMnO4 के साथ हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम एंड एसिडिक K2Cr2O7 के साथ कोई हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? हमारा प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली हमारे पास कोई सा भी अल्कोहल हो, उसके अंदर तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ हमारा? एल्कलाइन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हमारे पास? एसिडिक K2Cr2O7। एंड तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? इसको जोन्स रीजेंट भी बोलते हैं। ये हमारे पास है क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पर भी हमें एसिडिक कंडीशन चाहिए, तो इस पूरे ही रीजेंट को हम मिलाकर बोलते हैं जोन्स रीजेंट। ओके, तो हमसे डायरेक्टली जोन्स, जैसे पीछे हमने ल्यूकास रीजन पढ़ा होगा, तो वैसे यहाँ पर हमसे डायरेक्टली भी जोन्स रीजेंट बोला जा सकता है। तो जोन्स रीजेंट हमें दिमाग में रखना होगा। जोन्स रीजेंट क्या होता है? क्रोमिक ट्राइऑक्साइड या फिर क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये भी हमें हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड देते, राइट। अब सिमिलरली एल्डिहाइड से भी हम पीछे कर चुके हैं, तो एल्डिहाइड के अंदर भी अगर मैं ये एजेंट रीजेंट्स डालूंगी एंड इसके अलावा डाइल्यूट HNO3 यूज करूंगी, इन तीनों रीजेंट से तो हो ही जाएगा। जब ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते तो कॉमन सेंस की बात है कि ये एल्डिहाइड को भी करेंगे। बट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और रीजेंट है और वो है डाइल्यूट HNO3। ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन करता है। ओके, तो ये था हमारे पास फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। देन है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसको बोलते हैं? RMGX, ये हमारे पास होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे था? तो ये हम सबको याद होगा, हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड हो उसको हमने मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम उसमें डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, RMGX।
एक्स, राइट। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर, आई एम सॉरी, आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में जब हम ड्राई ईथर डालेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एम जी एक्स, ये हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना, सी ओ ओ नेगेटिव, ये हमें दिख रहा है, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। अब इस सॉल्ट फॉर्मेशन की हम क्या करवा देंगे? फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। H3O पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? COOH एंड MgOH एक्स बार। तो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आया, इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, इंटरेस्टिंग सा है। जनरली ये 2 ही 3 मैकेनिज्म हमसे पूछे जाते हैं। तो हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर पता है कि ये कंपाउंड के अंदर कार्बन, ये जो एल्काइल ग्रुप R है और मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड मैग्नीशियम और हैलोजन आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो हम कोवलेंट बॉन्ड की ही बात करने वाले हैं। और CO2 हमें पता है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड नीचे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब जब मेरे पास ड्राई ईथर के अंदर हमने रिएक्शन करवाया, तो हमने क्या देखा? कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन हुआ? एल्काइल ग्रुप तो एनायनिक फॉर्म में, यानी R नेगेटिव एंड MgX पे पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पर साथ में क्या फॉर्म हो रखा है? CO तो एज इट इज था, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, राइट। अब हमें पता है कि हमेशा जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके ऊपर अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज पे। एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, ये किस पे अटैक करेगा? MgX पे, राइट। तो यानी OMgX बनना चाहिए, तो OMgX बना है हमारे पास। CO एज इट इज है, C और O। अब कार्बन पे क्या है? क्या था? पॉजिटिव चार्ज। एंड यहाँ पर एल्काइल ग्रुप पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। ये एल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग इस कार्बन पे अटैक करेगा, एंड फाइनली RCO वाला बॉन्ड तैयार, राइट। अब जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, तो हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होते हैं बहुत ही अच्छे प्रोटॉन डोनर होते हैं। जहां कहीं पर भी इनको प्रोटॉन दिखेगा, ये उस प्रोटॉन को डायरेक्टली उस एल्काइल वाली साइट पर दे देंगे, जहां पर भी अटैच है, मतलब जिस भी पोजीशन पर MgX ग्रुप है वहां पर ये प्रोटॉन दे देता है, एंड खुद उसका काउंटर पार्ट लेकर निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो हम करवा रहे हैं, तो जो वाटर है H2O, वो कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ, तो हाइड्रोजन कहाँ पर गया? इस ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास फॉर्म हो गया OH ग्रुप, तो RCOOH हमारे पास बन गया, एंड जो OH बचा वो इस मैग्नीशियम आयन ने खुद लिया, एंड हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल फॉर्म में बाहर हो गया। तो ये था हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का रिएक्शन। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पीछे हर पार्ट में ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करा। और वैसे भी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलोएल्केन और हेलोइरिन्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड रीजन, हेलोएल्केन्स और हेलोइरिन्स जो है ना, वो ही एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है। हम किसी भी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज करते हुए, राइट। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन था, ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ एक कार्बन है ना, और अगर मैं कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले रही हूँ, तो उसके अंदर सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर जो R है, इसके अंदर टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो जब मैं इससे मैं डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस भी करवा रही हूँ इनिशियली,
ड्राई ईथर था एंड जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बना इसके अंदर ये अल्काइल ग्रुप में टोटल कितने कार्बन थे 5 और एक CO2 वाला भी कार्बन ऐड हो चुका है, यानी इस रिएक्शन को हम इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन एटम के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर मुझसे सपोज बोला गया कि पेंटेन है और पेंटेन से मुझे बोला गया भाई हेक्सेनोइक एसिड बना दो, है ना, तो यहाँ पर हेक्स पेंटेन के अंदर कितने कार्बन है 5 और हेक्सेनोइक एसिड का मतलब कितने कार्बन हुए 6, तो यानी एक कार्बन एडिशनली आ रहा है। तो उस एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला रिएक्शन यूज कर सकते हैं ना, यानी पेंटेन से पहले मैं इसका ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मेशन कर लूं, देन सीधा CO2 के एडिशन करवाकर मैं हेक्सेनोइक एसिड बना सकती हूँ। ओके, कन्वर्जन्स में अगर किसी को दिक्कत है तो वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम प्रिपरेशन देख रहे हैं। ओके, दो प्रिपरेशन मेथड हमारे हो चुके हैं। देन हम आते हैं तीसरे प्रिपरेशन मेथड पर। तीसरा है हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो नाइट्राइल्स में हमारे पास, नाइट्राइल का मतलब क्या है CN यानी साइनाइड ग्रुप होना चाहिए, और अमाइड का मतलब क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी CO एंड साथ में NH2, इसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। अब नाइट्राइल से अमाइड बनाना तो हमें आता है ना, ये हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले रिएक्शंस में देखा हुआ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम वो अभी भी देख लेंगे। तो नाइट्राइल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है उसके बीच में ही इंटरमीडिएट स्टेज अमाइड आती है हमारे पास, है ना। तो यानी अगर मुझसे अमाइड से बोला गया कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना या नाइट्राइल से बोला गया तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक ही रिएक्शन है, उसी रिएक्शन को अगर हमसे कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल बोला तो हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर अमाइड बोला है तो हम इंटरमीडिएट स्टेज से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, एंड अगर नाइट्राइल से अमाइड स्टेज पर रिएक्शन रोकने को बोला जाए तो हम फिर वहां पर रोक देंगे। तो हमारी मर्जी कि हम कहाँ से कहाँ पर रिएक्शन लेके जा रहे हैं, बट रिएक्शन है हमारे पास सिर्फ एक ही। यानी हमें क्या करना है, कोई सा भी नाइट्राइल था हमारे पास RCN, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवा दी। अब यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस है ये एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हैं एंड बेसिक मीडियम में भी करवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किस मीडियम में रिएक्शन करवाना चाह रहे हो। क्लियर इतनी चीज। तो हमारे पास यहाँ पर किसी भी मीडियम में रिएक्शन करवाओ, जो इनिशियल हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उससे हमारे पास एक्चुअली में क्या बनता है अमाइड स्टेज आएगी RCONH2, ये हमारे पास स्टेज आई, यानी हमने इस नाइट्राइल का रिडक्शन किया। देन इसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हीटिंग करेंगे। यहाँ पर अब अमाइड है तो अमाइड को वापस से एसिडिक प्रेजेंस में करवाओ या फिर बेसिक प्रेजेंस में करवाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन है कि अगर एग्जाम हॉल में भूल जाओ कि H+ आयन था या OH- आयन था तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम इसको एसिडिक बेसिक दोनों ही मीडियम में करवा सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर मेरा रिएक्शन अमाइड स्टेज पर हो, अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई एलिफेटिक ही अमाइड होना चाहिए, अगर मेरे पास एरोमेटिक अमाइड हो, सपोज हमारे पास ये है बेंजामाइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर ये अमाइड ग्रुप है। तो इसकी फर्दर मैं हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ, तो अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाऊं या फिर मैं OH- आयन इन H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाऊं एंड हीटिंग, तो मुझे दोनों ही बार सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, बेंजीन रिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। एंड जो हमारा अमाइन ग्रुप था वो दोनों में ही एज अमोनिया बाहर आ जाएगा, NH3 और NH3। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड तो COOH एंड ये बेंजोइक एसिड। कॉमन नेमिंग है लेकिन फिर भी यही यूज होती है हमारे पास। एंड सिमिलरली यहाँ पर बेंजीन रिंग
और ये CONH2 अमाइड तो बेंजामाइड, ये एल्काइल तो एल्कामाइड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग एल्कलोइक एसिड, एल्कलोइक एसिड, राइट। तो ये एल्काइल नाइट्राइल्स एंड अमाइड से था। देन हम आते हैं फोर्थ प्रिपरेशन पे, दैट इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिएक्शन एंड सबसे इजी रिएक्शन एंड सबसे मतलब नॉर्मल सा रिएक्शन, कोई सा भी बेंजीन रिंग हो, सॉरी कोई सा बेंजीन रिंग तो नहीं होता, बेंजीन रिंग पे कोई सा भी एल्काइल ग्रुप लगा हो, हमें इसके अंदर बस क्या डालना है, KMnO4। KMnO4 कैसा KMnO4 है, ये अल्कलाइन KMnO4 है ना, तो अल्कलाइन KMnO4 लिखो या फिर साथ में कोई एल्कली लिख दो, यानी KMnO4 प्लस मैंने लिख दिया NaOH। देन जब हम हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर एसिडिक नहीं है बल्कि एल्कली प्रेजेंस है ना, तो NaOH हमने डाला या हम KOH डालेंगे तो वो आप लोगों की मर्जी है, आप जो भी डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, COOK, सॉरी यहाँ पर मैंने सोडियम डाला है ना, तो हम सोडियम लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी COK कुछ ज्यादा ही कॉमन है ओके वाला, तो इसलिए COK हमारे पास निकल गया मुझसे, COONA। देन फर्दर इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। यानी ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने ना एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, अब ये एल्काइल ग्रुप ना कुछ भी हो सकता था, CH3 भी हो सकता था, C2H5 भी हो सकता था, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि C17H35 भी हो सकता था, मतलब कितनी भी लंबी चेन हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास। यहाँ पर जितनी भी लंबी चेन होगी फाइनली जैसे मैं रीजन डालूंगी मेरे पास कंपाउंड ये बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, यानी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ COH ग्रुप आएगा, उसके अलावा कोई भी कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं मिलेगा। क्लियर, तो हमारे पास इस रिएक्शन के थ्रू बेंजोइक एसिड तैयार। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, नॉर्मल सा रिएक्शन है ये हमारा। देन हम आते हैं, ये था फोर्थ प्रिपरेशन स्टेप। फिफ्थ, फ्रॉम acyl halide, from acyl halides and anhydrides। याद करो तो वैसे मैंने ये ऑफलाइन में बताया था, ऑनलाइन में तो नहीं बताया था, लेकिन फिर भी असाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH है ना, इस वैलेंसी पर कोई भी एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन होगा। अब इस OH की जगह पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर अगर मैंने कोई हैलोजन ग्रुप ऐड किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्रुप हो गया मेरे पास असाइल हैलाइड, इसको हम बोलते हैं असाइल। अब एक बना तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली एनहाइड्राइड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लो, अब सिमिलर भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने लिए एंड इसमें से वाटर, एनहाइड्राइड है यानी वाटर रिमूव हो चुका है, तो वाटर रिमूव हो जाएगा तो -H2O, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना CO, सिंगल ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर, O CO, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो या RH ग्रुप हो हम नहीं पता, तो ये जो कंपाउंड बना ये है हमारे पास एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो रिमूव हो चुका है H2O के फॉर्म में, एक किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा यानी OH ग्रुप,
और एक दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका हाइड्रोजन जाएगा, तो इसलिए वाटर के रिमूवल हो गए H2O, तो कार्बन की वैलेंसी सारी की सारी 4 की 4 कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है फाइनली वो किसके साथ बनेगा, इस ऑक्सीजन के पास, ताकि ऑक्सीजन के भी दोनों बॉन्ड कंप्लीट हो जाए एंड कार्बन जो है उनकी भी वैलेंसी कंप्लीट रहे। तो इन दोनों से हम क्या बनाने वाले हैं, वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले हैं, राइट। तो हमें इनके डेरिवेटिव दिख रहे हैं, यानी एक तरह से ध्यान दो तो रिएक्शन भी दिख रहा होगा। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCO था, एंड यहाँ पर कोई भी हैलोजन ग्रुप, बहुत कॉमनली एसिड क्लोराइड हम यूज करते हैं Cl, बट यहाँ पर कोई सा भी हैलोजन लिखा हो तो रिएक्शन उसी तरह से होगा, तो इसलिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास दो मेथड है करवाने के, पहला या तो मैं डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करवा दूं इसकी, एंड फाइनली मेरे पास क्या जाएगा, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। एंड जो भी यहाँ पर हमारे पास हैलाइड आयन था वो हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा, फिर HX की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। H2O था तो OH यहाँ आया, H बचा हुआ है तो HX यहाँ पर हो जाएगा, मैं वैसे H+ में लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड दूसरा मेथड क्या है, अब भाई ये तो मैंने नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करवा दी है ना, तो दूसरा मेथड है अगर मैं बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाऊं, तो बेसिक मीडियम में मैं तब से बता रही हूँ कि अगर बेसिक मीडियम हुआ तो पहले क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पर मैं बेस लूंगी उसका सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा। सपोज यहाँ पर मैंने KOH लिया होता, K+OH- तो यहाँ पर K+ आ जाता, देन और ये जो मेरा X- था वो बाहर हो जाएगा। एंड फर्दर फिर मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, तब जाके मेरे पास यहाँ पर RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। तो बेसिक मीडियम में 2 स्टेप का रिएक्शन है और यहाँ पर सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, तो इसीलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना हमें कन्वर्जन एग्जाम में, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो कन्वर्जन में बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट 2 स्टेप में कन्वर्जन करो, या फिर अगर बोलेंगे भाई सिंगल स्टेप में कन्वर्जन करो, तो सिंगल स्टेप के लिए तो हम ये वाला रिएक्शन यूज कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने 2 स्टेप बोला हमें तो हमें ये वाला स्टेप चूज करना पड़ेगा, है। वहां पर हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि भाई इजी वाला ही करेंगे, तो इसलिए दोनों ही दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देन अब हमारे पास नेक्स्ट है वो करने का एसिडिक एनहाइड्राइड से, है ना। तो एसिडिक एनहाइड्राइड था क्या, तो RCO, मैं सेम ही एसिड लिख रही हूँ ताकि मेरे को ज्यादा लिखने में झंझट ना हो, इसलिए अलग अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफरेंट बन जाएंगे मेरे पास, वैसे मैं अलग अलग भी दिखा दूंगी। यहाँ पर मैंने एक सिंपल लिया है एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड कैसे बनना था, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकालने पे ना, तो यहाँ पर एनहाइड्राइड से एसिड कैसे बनेगा, यहाँ पर वाटर एडिशन करवाकर, तो हमने इसको वाटर दिया, तो फाइनली क्या बन गया, RCOOH। अब ये सेम ही एनहाइड्राइड है तो इसीलिए ये टू टाइम्स बन जाएगा मेरे पास, तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार, राइट। बट अगर मेरा अलग अलग होता, सपोज ऐसा होता, R की जगह मैं कुछ ले ही लेती हूँ, मैं दूसरा ग्रुप ही ले लेती हूँ तो ज्यादा और अच्छा रहेगा। सपोज मैंने लिया CH3 CO C2H5, ये मुझे दो अलग अलग दिख रहे हैं, इधर की साइड मिथाइल ग्रुप लगा दिया है मैंने और इधर की साइड इथाइल ग्रुप लगा दिया है। अब जब मैं इसकी फर्दर वाटर की एडिशन करवाऊंगी, तो वाटर की एडिशन करवाने में क्या होगा, किसी भी एक तरह से बॉन्ड तोड़ सकते हो, जब दोनों ही मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनने हैं तो यहाँ से मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, तो फाइनली एक पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये बनेगा, यानी क्या हुआ, CH3COOH प्लस और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये पूरा बनेगा, तो ये क्या है मेरे पास, C2H5COOH, राइट। तो ये मेरे पास क्या बना, 2 कार्बन कंटेनिंग यानी एथेनोइक एसिड, या फिर मैं एसिटिक एसिड भी बोल सकती हूँ, एंड ये क्या है मेरे पास 2+1 3 कार्बन कंटेनिंग यानी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो आई होप कि ये वाली प्रिपरेशन भी क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट प्रिपरेशन है हमारे पास, टोटल 6 प्रिपरेशन है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि प्रिपरेशन सारे के सारे खत्म ही हो जाए। तो 6th प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर,
ये तो यार हम 10th से पढ़ते आ रहे होते हैं रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन तो मेरे अकॉर्डिंग सबको ही पता होगी, नहीं पता होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो तरफ से यहाँ पर भी, सपोज कोई सा भी एस्टर लिया मैंने, RCOO R डैश। एस्टर जो है वो भी क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, जहां पर मैंने डेरिवेटिव बताया है एक बार। वैसे ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, तो यहाँ पर मैं एस्टर भी बता देती हूँ। तो एस्टर के अंदर क्या होता है, RCO। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा था, और यहाँ पर से देखो वैसे हाइड्रोजन हट रहा था, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा था, तो इसलिए एसिडिक एनहाइड्राइड बना। यहाँ से पूरा OH ग्रुप हटा दिया तो असाइल हैलाइड बना। अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं इस ऑक्सीजन के साथ कोई और एल्काइल ग्रुप ऐड कर दूं, चाहे वो सेम हो तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये हमारे पास पूरा का पूरा एस्टर था। मैं दूसरा भी एग्जांपल लेके दिखा दूंगी। तो इस एस्टर की हमने हाइड्रोलिसिस करवा दी इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी होगा वापस से बिल्कुल असाइल हैलाइड की तरह ही 2 स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा, और इसमें सिंगल स्टेप का। तो हमारे पास ये क्या कहा मैंने, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दी। तो जहां पर CO वाला बॉन्ड है उसके साथ ही सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जाएगा, है ना, ये दिमाग में रखो। तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक किया हमने यहाँ पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मुझे क्या देना है सर, H देना है इसको, है ना, OH। तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पर से, OH ग्रुप बच गया। तो वो OH ग्रुप चला जाएगा इस एल्काइल ग्रुप के साथ, यानी R डैश OH। तो ये हमारे पास हो गए। इसी दोनों को जब हम एसिड की प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं तो एस्टर बनता है। याद करो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना। और जब एस्टर को ही हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल हो जाएगा। तो हमें अल्कोहल से तो मतलब नहीं है, अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने अल्कोहल के लिए बनाया था ये रिएक्शन, अभी यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने रिएक्शन लिख दिया, राइट। अब अगर मेरे पास बेसिक मीडियम होता तो मैं क्या करती, तो RCOO R डैश था, मैंने इसमें डाल दिया बेसिक मीडियम एंड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। मैं सिंगल स्टेप में करके दिखा देती हूँ, या फिर चलो मैं 2 स्टेप में करके दिखा देती हूँ, पता चले बाद में कंफ्यूजन हो जाए। तो हमारे पास जब इनिशियली मैंने बेस की प्रेजेंस में ट्रीट किया तो ये क्या आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। जो भी यहाँ पर बेस लूंगी, सपोज मैंने NaOH लिया तो यहाँ पर O नेगेटिव Na प्लस, KOH लिया होता तो O नेगेटिव K प्लस, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट हो जाता। तो यहाँ पर मेरे पास ये बना, एंड साथ में ऊपर अल्कोहल बन गया था तो यहाँ पर भी अल्कोहल बनेगा, तो R डैश OH। अब मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था तो हमने इसकी करवा दी फर्दर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास अपना कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन हो गया ना, सिमिलरली एसाइल हैलाइड की तरह। तो ये हमारे पास बस चेंज आता है कि 2 स्टेप में करना पड़ जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो कोई सा भी एस्टर हो, चाहे वो बेंजीन रिंग कंटेनिंग हो या फिर नॉर्मल एस्टर हो, एलिफेटिक एस्टर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो COO C2H5 था, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी इन एसिडिक मीडियम। अभी अभी मैंने बताया कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक करना। तो COOH, तो ये हमारे पास हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड प्लस C2H5OH, यानी एथेनॉल बाहर हो गया। तो फाइनली हमारे पास एल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस खत्म हो चुकी है। किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकते हैं।